नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी को कीचड़ से कीचड़ साफ करते देखा है? नहीं देखा तो अब आशाराम को देख लीजिए। उन पर जिस नाबालिग लड़की से दुराचार का केस दर्ज कराया है, अब खुद को बचाने के लिए आशाराम उसी लड़की के चरित्र को दागदार करने में जुटे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आशाराम ने अपनी जमानत के लिए जो दलील दी है वो बेहद शर्मनाक और आपत्तिजनक कही जा रही है। आशाराम की दलील क्या है, ये हम आपको उन वकीलों की जुबानी बताएंगे जो हाईकोर्ट में मौजूद थे। उसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि आशाराम गिरफ्तारी से पहले जिस लड़की को अपनी पोती जैसा बता रहे थे, उसी के बारे में अदालत में इतनी घटिया बात कहलवा सकते हैं। आज बड़ी बहस इस बात पर कि आखिर क्यों अदालत में नाबालिग का चरित्र हनन करवाने में जुटे हैं आशाराम। जितना घिनौना आरोप, अब बचाव में उससे भी ज्यादा घिनौनी दलीलें। और मेरी उम्र 75 साल है और वो मेरी पोती और नाती के बराबर है। नाबालिग से दुराचार के आरोपी आसाराम कल तक जिसे अपनी पोती जैसी बता रहे थे, अब अदालत में उसी नाबालिग लड़की का चरित्र हनन करवा रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम ने अपनी जमानत पर बहस के लिए देश के मशहूर वकील राम जेठमलानी को उतारा। आसाराम की ओर से अदालत में दलील दी गई कि शिकायतकर्ता लड़की नाबालिग नहीं है, वो आसाराम पर झूठे आरोप लगा रही है। वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता के साथ साधना के लिए आसाराम की मड़ई कुटिया में आई थी। उस लड़की को गंभीर मानसिक बीमारी है, जिसके चलते वो पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। हालांकि आसाराम के वकील राम जेठमलानी का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को मानसिक रोगी तो जरूर बताया है, लेकिन उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाली कोई दलील नहीं दी है। हालांकि आसाराम के वकील राम जेठमलानी का कहना है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को मानसिक रोगी तो जरूर बताया है, लेकिन उसके चरित्र पर लांछन लगाने वाली कोई दलील नहीं दी है। पुरुषों के पास जाने की बीमारी ऐसी बाबा नहीं है, तो आप समझते नहीं है तकरीर का बातें। नेवर से पुरुषों को जाने की बीमारी। वहीं पीड़ित लड़की और अभियोजन पक्ष के वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट में आसाराम ने अपने बचाव में नाबालिग लड़की का चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो यही कह रहे थे कि लड़की है जो नाबालिग नहीं, वो बालिग है और मानसिक तौर से विक्षिप्त है। ये बात एक आज नहीं आई है। रेस्पेक्ट श्री राम जेठमलानी साहब ने जो कल आर्ग्यूमेंट किए थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट में एक बेसलेस दलील दी। वो ये दलील थी कि जो पीड़ित बच्ची है, उस पीड़ित बच्ची को एक क्रॉनिक डिजीज के बारे में बताया और ये कहा ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि ये जो बच्ची है, इसको एक क्रॉनिक डिजीज है। उस क्रॉनिक डिजीज के अकॉर्डिंगली एज पर द मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको ये डिजीज होती है, वह व्यक्ति सेक्स के लिए आकर्षित होता है अपोजिट जेंडर की तरफ। नाबालिग लड़की के वकील का दावा है कि आसाराम उसे बालिग और मानसिक रोगी बता रहे हैं, वो भी बिना किसी दस्तावेजी सबूत के। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आसाराम अब चरित्र हनन का डर दिखाकर नाबालिग लड़की पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आसाराम के वकील पीड़िता के बालिग होने का दावा कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो आसाराम के गुरुकुल की ही छात्रा थी और गुरुकुल के रिकॉर्ड में वो नाबालिग है। ये तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही तय किया है कि उम्र तय करने में स्कूली दस्तावेज ही सबूत के तौर पर मान्य होते हैं। रहा सवाल नाबालिग लड़की के मानसिक रोगी होने का, तो क्या आसाराम बताएंगे कि उन्हें किस डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है? क्या उनके गुरुकुल ने नाबालिग लड़की की कोई मेडिकल जांच कराई थी? अगर नहीं, तो फिर अदालत में वो नाबालिग लड़की का चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं? जोधपुर में ललित सिंह के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो बड़ी बहस इस बात पर कि आखिरकार नाबालिग बच्ची का चरित्र हनन करने पर क्यों जुटे हैं आशाराम। और बड़ा सवाल ये भी कि एक के ऊपर झूठ, एक के ऊपर झूठ, एक के ऊपर झूठ और
एक के ऊपर झूठ, ऐसे करके 11 झूठ हो जाते हैं आशाराम के। क्या ये झूठ कोर्ट में टिक पाएंगे? हमारे साथ तमाम वरिष्ठ वकीलों का पैनल है। हमारे साथ रविंदर कुमार जी मौजूद हैं, एडवोकेट। हमारे साथ हमारी एडिटर न्यूज आंचल आनंद मौजूद है, जो सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स कवर करती रही हैं। हमारे साथ वसुंधरा पाठक मसूदी जी मौजूद हैं, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ करमवीर जी मौजूद हैं, जो कि विक्टिम के फादर हैं, हमारे साथ अपने गांव से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं। हमारे साथ अभय वर्तक हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है सनातन संस्था के। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपिल कक्कर भी जुड़ेंगे, और जैसे जैसे मेहमान जुड़ेंगे हम आपको उनसे मिलवाएंगे। आंचल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने इतनी लीगल रिपोर्टिंग की है, आपने ऐसा बिजार आर्गुमेंट सुना है कि एक नाबालिग बच्ची को इस तरह की क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज होगी? देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, अगर अदालतों में देखा जाए, जब आप किसी भी केस में स्टेटमेंट के ऊपर, तथ्यों के ऊपर आर्ग्यू नहीं करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विक्टिम पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। ये टिपिकल प्लान बी है, और जेठमलानी साहब भी इस प्लान बी के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। यहाँ पर आप ये सोचिए कि ट्रायल किसका हो रहा है? ट्रायल आसाराम का हो रहा है, और आप पीड़िता पे सवाल उठा रहे हैं। और ये कोई लोअर कोर्ट नहीं है जहां पर ट्रायल शुरू हो रहा है, ये हाई कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जमानत की अर्जी है। और कई ऐसे वेस्टर्न ऑथर्स हैं जिनका ये कहना है, वुमेन एक्टिविस्ट का, कि बलात्कार जब किसी एक पीड़ित महिला के साथ होता है वो एक बार नहीं होता है। इट्स कॉल्ड रेप इन कोर्ट्स। लगातार उसको एक तरह से साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है कि ये अभी से ही होना शुरू हो गया है। और ये पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकली किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं पीड़िता के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाए, ये दिखाने की कोशिश की जाए कि ये तो ट्रेलर है, अभी जैसे ही अदालत में ये मामला आना शुरू होगा, ट्रायल शुरू होगा, तब देखेगा कि हम क्या क्या सवाल नहीं उठाते हैं। और अपने आप में ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि इस तरह की बात की जा रही है और इस तरह की दलीलें दी जा रही हैं। पीड़िता के खिलाफ ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल आसाराम के ऊपर है। आसाराम के चरित्र के ऊपर सवाल उठने चाहिए बनस्पत इस पीड़िता के। अवधेश कुमार जी, कैसे डिफेंड करेंगे आज आसाराम को? अब कई बार मैं पहले दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, थोड़ी स्मृति लोप होता जाता है। तो हमारे दोस्त श्री दीपक चौरसिया का भी लगता है कि थोड़ा स्मृति लोप होकर मुझे आसाराम का प्रवक्ता, इसलिए आप सब लोग इनको मेरी ओर से, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं और हमारे छोटे भाई भी हैं, इसलिए उनके लिए इनको क्षमा कर दीजिए। मैं आसाराम के आश्रम से स्मृति वर्धक दवाई दिलवा दीजिए ना, आप तो सेवन करते होंगे उसका। बिल्कुल, ये आपको सच बताता हूँ कि आसाराम जी का यहाँ एक हमको कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से गोमूत्र के अर्क और बहुत चीजें, मिठाइयाँ सस्ती में खरीद के रेगुलर लाता हूँ। ये देश जान ले, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। ये वाकई रेगुलर लाता हूँ। आपको भी जरूर जाता हूँ, पैसा देता हूँ, सामान लेता हूँ। अच्छा। और ये जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी दूसरी दोस्त आंचल आनंद जी का आर्गुमेंट ये है कि एक आसाराम से ये होना चाहिए। प्रश्न ये है कि अगर किसी ने बलात्कार का आरोप लगाया है तो उसका उत्तर कोर्ट में कैसे दिया जाएगा? प्रश्न ये है। ये जघन्य आरोप है। क्या वो वकील ये कहे कि आहा ये तो महिला है, इसने लगाया है, मैं इसके बारे में कैसे कोई बात करूं? आप लो और आसाराम को फांसी चढ़ा दो। आंचल जी ने भी किया है, मैं भी क्राइम रिपोर्टर रहा हूं, न्यायालय की रिपोर्टिंग मैंने भी की है। इससे भी ज्यादा बिजयर आर्गुमेंट्स होता है। अभी तो वो लड़की आई ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जिस बीमारी आपको पता है, अब अदालतों में इस तरह के आर्गुमेंट्स नहीं हो सकते। एविडेंस एक्ट के तहत जजेस के पास पावर होती है। ये तो लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं, लोअर कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये सवाल नहीं हो सकते हैं, जजेस रोक सकते हैं ये सवाल होने पे। कर रहे हैं कि लांछन लगते हैं, इससे भी ज्यादा बिजारे बातें होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे, एविडेंस एक्ट के तहत जो सेक्शन 114A है वो इजाजत देता है जज को प्रिज्यूम करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंटों में ये कहा गया है कि यदि एक औरत और एक हिंदुस्तानी औरत बाहर निकल करके ये आरोप लगाती है कि उसका बलात्कार हुआ है तो वो मान लेना चाहिए वो सही कह रही है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी महिला के लिए, किसी लड़की के लिए, और खास तौर पर हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए
कि वो बाहर निकले और जुर्रत करें। बलात्कार का आरोप नहीं है। नहीं, आप सुनिए, कई केसेस बलात्कार का आरोप नहीं है। बात सुनिए, ये जानबूझकर आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ रही हैं। कोई उस तोड़ पूरे मरोड़ केस नहीं में है। बलात्कार का आरोप नहीं है। तेज चिल्ला रहे हैं, आपके तेज नहीं, चिल्लाने ऐसे से थोड़ा आपके होता है कि आप आसाराम बलात्कार बापू मुझे आपके दीपक जी इसमें क्या लगता है? जो है वो बेलांछन नहीं हो जाएंगे। आसाराम बापू फांसी पर चढ़ जाएं, लेकिन जितना आरोप है हम उसी पर चर्चा तो करेंगे। आपके आरोप में आपने बलात्कार आप ही शब्द कहा, इन्होंने भी किया, इसलिए मैंने कहा कि मैंने एफआईआर पढ़ी है, मैंने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कहीं भी बलात्कार शब्द नहीं है। अच्छा, आपने मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है? एक मिनट, आपने पढ़ी है? तो क्या कहीं उसमें लिखा हुआ है कि लड़की मानसिक तौर पर विक्षिप्त है और उसको एक मिनट और उसको एक क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज है, क्या कहीं लिखा हुआ है अवधेश जी? हाँ या ना अवधेश जी? हाँ या ना? आ ही नहीं सकता। हाँ या ना? क्यों नहीं आएगा? मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा तो क्या आसाराम की रिपोर्ट में आएगा? मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आएगा तो क्या आसाराम की रिपोर्ट में आएगा? मुझे आप बताइए। सीटी स्कैन से होगी। किसमें नहीं आएगा? सिटी स्कैन किसका पार्ट होगा? मेडिकल रिकॉर्ड सिटी स्कैन किसका पार्ट होगा? सिटी स्कैन किसका पार्ट होगा? सिटी स्कैन यहाँ से करेगा? अच्छा, तो आसाराम का सिटी स्कैन हुआ है ना? होना चाहिए। हाँ, हुआ है, उनका हुआ है। वो बोल रहे थे भगवान के खातिर मुझे बचा लीजिए। साइकियाट्रिस्ट से बात की है। हाँ, साइकियाट्रिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं। बताया गया है कि इसमें कई एक बीमारी का नाम बताया है, लिम्फोमैनिया। देखिए, बीमारी के नाम एक नाबालिग, माफ कीजिएगा अवधेश कुमार जी, एक नाबालिग लड़की के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। आपको पता है लिम्फोमैनिया का अर्थ क्या होता है? आपको पता है क्या? आपको पता है? ये सीधी सादी मानहानि आप नहीं ले सकते। कोई मानहानि नहीं है। जब मुझे लगता है अवधेश जी, आप ये शब्द वापस लीजिए। आपको पता नहीं शब्द का मतलब क्या है? आपको पता है लिम्फोमैनिया का मतलब क्या होता है? जो बीमारियों का नाम आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। राज जेठमलानी साहब ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने शब्द वापस लिए हैं। ये एलिगेशन जरूर लगाई गई है, अदालत के अंदर लगाई गई है। पहले तो आप अपने शब्द वापस लीजिए और अपनी साइकेट्री ना झाड़िए, क्योंकि आप तो फंसेंगे डेफोमेशन सूट में। हम अपने चैनल का दुरुपयोग नहीं होने देंगे आपके द्वारा ये शब्द इस्तेमाल करने के। आपके वकील उसका चरित्र खंडन कर रहे हैं। नहीं, दीपक जी इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। नहीं, टेस्ट से पता चल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं पता चल जाएगा। आधे पर नहीं, तो ट्रायल किसका हो रहा है? बीमारी है या नहीं है? ट्रायल आसाराम का हो रहा है कि लड़की का हो रहा है? ट्रायल आसाराम लड़की का क्यों होगा? लड़की का क्यों होगा? दोनों का होगा। एक बच्ची का क्यों होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कानून कहता है दोनों बाजू, मतलब ये आसाराम की जिम्मेदारी है कि वो प्रूव करें कि वो इनोसेंट है। ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है, ये लड़की की जिम्मेदारी नहीं है। और अवधेश जी, आपने जो शब्द ऑन रिकॉर्ड कहा है, माफी मांगते हुए वापस लीजिए। किसी नाबालिग के लिए आप उस शब्द का इस्तेमाल कानूनी टर्म पर नहीं कर सकते। तीन चार मैंने ये कहा है कि 3-4 ऐसे और भी नाम ले रहा था। 3-4 बीमारियां हैं। अगर उनमें सही होगा तो टेस्ट से आ जाएगा, नहीं सही होगा तो नहीं आएगा। आप चाहे कोई बीमारी ले लीजिए, लड़की नाबालिग है, हर हालात में ये स्टैट्यूटरी रेप माना जाता है। क्वेश्चन खड़ा हो गया कि नाबालिग है कि नहीं, आप खड़ा कर रहे हैं। मैं कैसे खड़ा कर रहा हूँ? एक मिनट, पुलिस को मानेंगे। जो कि इस देश के माने गिरामी वकीलों में से एक है, कम से कम वो इस बात को कह रहे हैं कि उसे बीमारी है। मान लीजिए उसको बीमारी है, तो क्या उसकी बीमारी का नाजायज फायदा उठाया आसाराम बापू ने? नहीं, ये तो फिर आगे तय होगा। मैंने कहा मान लीजिए, हम यकीन नहीं करते हैं। मान लीजिए कि क्या श्री आसाराम बापू जो आप लोगों के बने हुए हैं, उन्होंने उस लड़की की बीमारी का मौके का फायदा नहीं उठाया? क्या वो इस और इसीलिए उसको छिंदवाड़ा से जोधपुर बुलवाया दिल्ली होते हुए? बताइए क्यों बुलवाया? बताइए। नहीं, एक मिनट, छिंदवाड़ा से एक मिनट अवधेश कुमार जी, आप मुझे बताइए उसको छिंदवाड़ा से जोधपुर क्यों बुलाया गया? मैं आपसे पहले सवाल कर रहा हूँ। मैं पहले आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। आसाराम ने उसको छिंदवाड़ा से जोधपुर क्यों बुलाया? इसका उत्तर आसाराम देंगे। आप उनके प्रवक्ता हैं, आप दीजिए। आप डिफेंड कर रहे हैं ना? किया, इसका उत्तर आसाराम देंगे। आप दीजिए ना, आप डिफेंड कर रहे हैं उनको। आप पीड़िता की बीमारी बताने में बहुत होशियार हैं। इसलिए कि चर्चा हुई है, हमने किसी डॉक्टर से पूछा भाई क्या बीमारी होती है, इसकी टेस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो बताया गया कि नहीं, ये बीमारी जो है टेस्ट से, क्योंकि वो अब आ गए हैं डॉक्टर करेंगे, हमको ये बताया गया है कि वो टेस्ट से कहीं न कहीं जख्म। लेकिन लोअर कोर्ट में आप बेल बीमारी का कोई जिक्र नहीं मैं अभी जेठमलानी के तर्क को स्वीकार कर रहा हूँ, न मैं आसाराम के तर्क को स्वीकार कर रहा हूँ, न मैं लड़की के तर्क को स्वीकार कर रहा हूँ। हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जो कुछ आज कहा गया है
उसका फैक्चुअल पोजीशन क्या हो सकता है। अब आप किसी को बोलने नहीं दें तो कैसे हो सकता है। आसाराम पाप की है, आसाराम जाएंगे, लेकिन बात तो आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं उनको? फैक्ट्स है। आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं अवधेश कुमार जी? लेकिन उससे पहले अवधेश कुमार जी, आप पुलिस को तो मानते हैं? नहीं, पुलिस को कौन सा सत्य हरिश्चंद्र का पुत्र है कि पुलिस को हम मान ले। हम 2500 केस पुलिस गलत करती रहती है। तो आप और न्यायालय जो करेगा वही होगा। और मैं न्यायालय के अलावा किसी चीज को स्वीकार क्यों करूंगा? अच्छा ठीक है, न्यायालय की टिप्पणी भी सुनाइए अवधेश कुमार जी को, बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने लड़की की बीमारी और स्वस्थता के बारे में क्या कहा, क्योंकि उन्होंने भी उसके तमाम मेडिकल टेस्ट करवाए हैं। अवधेश जी ध्यान से सुनिएगा और मेरे तमाम पैनलिस्ट ध्यान से सुनिएगा। लड़की की मेडिकल भी लड़की की पुलिस ने मेडिकल करवाया था, तो क्या उसकी कोई क्या क्या बीमारियां उसके रिपोर्ट में सामने आई थी? किसी तरह की कोई बीमारी लड़की को नहीं है। लड़की पूरी तरह स्वस्थ है। क्या आपको लगता है कोई जो मानसिक तौर पर रोगी बताया लड़की को? नहीं, ऐसी कोई भी जानकारी पुलिस के पास नहीं है। पुलिस की जांच में तो जो बच्ची का डॉक्टर्स ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, तो बच्ची मेंटली और फिजिकली स्वस्थ है। किसी तरह की कोई बीमारी बच्ची को नहीं है। आसाराम को कल 16 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। दोबारा 15 दिन की जुडिशियल। बताइए अवधेश कुमार जी, पुलिस का यह कहना है मेडिकल जांच कराई है। अब आपके काल्पनिक डॉक्टर, आपके काल्पनिक साइकाट्रिस्ट, आपकी काल्पनिक दोस्ती आसाराम से, आपकी काल्पनिक बीमारी, आसाराम के लिए आपका काल्पनिक प्रेम, अब क्या कहेगा? ये सारे जो कल्पनाओं की बात करें, इसमें कोई कल्पना नहीं है। कोई आर्गुमेंट आ गया है, अब उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति पर आपने जघन्य आरोप लगाया है तो उसको अधिकार है, आरोप अपनी मैंने रक्षा लगाया के लिए उसको अधिकार है अपनी रक्षा के लिए अपनी बात रखने का। अगर वो कह रहा है कि ये बीमारी है तो हर्ज क्या है उसका टेस्ट कर लेने? आपका ये तर्क लोअर कोर्ट में कहा था, जवाब दीजिए। आपका ये तर्क लोअर कोर्ट में कहा था। मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, आप लोग क्यों गलत समझिए। मैं केवल आप उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं टेलीविजन आप हमला कर रहे हैं। बोलिए आप। मैं सब देख रहा हूँ जो चर्चा जिस प्रकार से चल रही है। दीपक जी मुझे बताइए कि हम मतलब यहाँ पे किसी में कानून की बात है, दोनों पक्ष को दोनों रखने का ये अधिकार है। मुझे लगता है कि आप उनको प्रवक्ता करके 2 दिन से पीछे पड़ रहे हैं। मतलब चैनल का आपका उद्देश्य क्या है? मैं चाहता हूँ अगर मैं यहाँ से चैनल से उठ के चला गया, वो मैं बोल रहा था कि मैंने वहाँ पे गया था, दीपक जी के कप में चाय नहीं थी, दारू थी, और बाद में बोल दूंगा और बाद में बोलेंगे ये ऐसा तर्क नहीं होना चाहिए। मेरे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए कि दीपक जी के पास चाय कप में क्या था। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर उसी प्रकार की चर्चा हो जो तथ्यों के आधार पर हो। बार उनको प्रवक्ता करके चिल्ला रहे, वो तो नहीं कह रहे प्रवक्ता हूँ, और बाद मुझे लगता है वो था। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर उसी प्रकार की चर्चा हो जो तथ्यों के आधार पर हो। बार उनको प्रवक्ता करके चिल्ला रहे, वो तो नहीं कह रहे प्रवक्ता हूँ, और बाद मुझे लगता है वो गलत बात है। मुझे लगता है कि करोड़ों लोग चैनल इस आर्गुमेंट में कोई दम, आपके इस आर्गुमेंट में माफ कीजिए कोई दम नहीं है। मतलब सरकारी वकील जो उनके वकील ने वहाँ पे वो दर्ज किया है, तो न्यायाधीश बैठे हैं कि वो सच है या झूठ है। हम और आप कौन है वो सच है झूठ है ठहराने वाले? तो अब अभय वर्तक जी क्यों बचाव कर रहे हैं आसाराम का, ये बता दीजिए। आपकी क्या डीलिंग है? हमने एक ही तक आनंद पुरोहित एडिशनल एडवोकेट जनरल जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सरकारी पक्ष के वकील हैं, कल वो जिरा करेंगे। सर, ये कल की पूरे इस डिस्कशन में जो मानसिक बीमारी और जो क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज की बात करी गई है, इस पर आपका क्या डिफेंस होगा कल कोर्ट में? ये एकदम नया पॉइंट उठाया है, और मेडिकल डिक्शनरी में मैंने देखा है कि ऐसी कोई बीमारी होती नहीं। क्रॉनिक का मतलब ये है कि कंटिन्यूस लगातार कोई किसी को बीमारी होना। एक 16 साल की बच्ची जिसके अभी दूध के दांत है, उसको क्रॉनिक सेक्सुअल डिजीज की बात या आर्ग्यूमेंट करना ये एक हास्यास्पद बात लगी थी। इसका हम जवाब बखूबी से देंगे कल कि एक छोटी सी बच्ची है वो बिल्कुल, और उसको एक लगातार बीमारी, क्रॉनिक का मतलब कंटिन्यूस बीमारी, जो क्रॉनिक सेक्सुअल डिजीज एक नया ही बीमारी वो का इजाद हमारे जेठमलानी जी ने किया था, जिसका हम स्टडी हमने मेडिकल डिक्शनरी में भी देखा है। अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है कि ये कोई बीमारी भी होती है।
अभी तक आपको पता नहीं चला ये भी कोई बीमारी होती है। सीधे चलते हैं लड़की के पिता के पास, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। ना हम उनका नाम लेंगे, ना हम उनका चेहरा दिखाएंगे। सर, एक बार फिर से आपको हतोत्साहित करने की कोशिश हो रही है। आपने कई बार कहा इस चैनल पर कि आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये जो राम जेठमलानी जी के तर्क हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमें सबसे पहले इस हादसे ने तोड़ के रख दिया, फिर उसके बाद आसाराम के आदमियों की बराबर धमकी ने हमें परेशान कर रखा है। उसके बाद कल जब हमें राम जेठमलानी की तरफ से ये घिनौनी बातें सुनी, घिनौनी आरोपों का पता चला, हमारे दिल पे जैसी गुजर रही है हम ही जानते हैं। दूसरे के सामने हम किस प्रकार बयान कर सकते हैं। जी, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल की बात। कैसी विचित्र परिस्थिति है। जी, आप बोलिए। ये कैसी विचित्र परिस्थिति है, कैसी विचित्र परिस्थिति है कि बच्ची एक तरफ समाज के सामने चिल्ला चिल्ला के कहे क्या मैं नाबालिग हूँ, बालिग नहीं हूँ, क्या उसे तब न्याय मिलेगा। दूसरी बात, क्या बच्ची चिल्ला चिल्ला के कहे कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, चरित्रवान हूँ, क्या उसे तब न्याय मिलेगा। नंबर 3, क्या वो ये साबित करे कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्या तब उसे न्याय मिलेगा। एक अबोध बच्ची के साथ क्या गुजर रही है, एक अबोध बच्ची के परिवार वालों के साथ क्या गुजर रही है, समाज क्या। हम आपका दुख समझ सकते हैं सर, आप इस नाजुक घड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम समझ सकते हैं आपका दुख। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे परिवार की तरफ से इस पूरे स्टेटमेंट पर? हमें भगवान पे भरोसा है और न्यायपालिका पे भरोसा है। जो भी बाप है, जो आपके इस और जी बोलिए, आप बोलिए। बस यही है, पूरा देश आपको सुन रहा है। बस भगवान पे भरोसा है, न्यायपालिका पे भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। और ये झूठे दुनिया भर के आरोप जो लगाते हैं, एक दुराचारी आदमी का दुराचारी ही वकील हो सकता है। अब क्या कह सकते हैं इससे ज्यादा हम। मैं 1 मिनट दुराचारी को दुराचारी ही नजर आते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल आनंद पुरोहित जी कुछ कहना चाहते हैं। आनंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे पीड़िता के पिता से? हाँ, पीड़िता के पिता से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो धैर्य रखे। न्याय जो है वो केवल मूर्ति में अंधा नहीं है, वो बिल्कुल खुला है। उनको निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। और राजस्थान सरकार की पुलिस ने जो प्रयास किए हैं उस नतीजे पे पहुंच चुकी है। मैं इनको सांत्वना देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम भी एक बेटी के पिता हैं। आप निश्चिंत होकर बैठिए, हम आपको निश्चित रूप से न्याय दिलाएंगे। आखिरी दम तक आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वसुंधरा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मेरे पास तो कोई शब्द धन्यवाद का प्रश्न नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल सही कहा आनंद पुरोहित जी, आपकी ड्यूटी है। लेकिन वरिष्ठ वकील वसुंधरा पाठक जी हैं, वो कुछ कहना चाह रही है। वसुंधरा जी। 2 महत्वपूर्ण बातें दीपक जी जो इस केस पे मुझे सामने नजर आ रही हैं और बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं। पहली कि जेठमलानी साहब का कहना है कि इस पीड़िता को क्रॉनिक डिजीज है। तो ये पीड़िता पिछले कई वक्त से गुरुकुल में, जो कि आसाराम द्वारा चलाया जा रहा है, उस गुरुकुल में पढ़ती आ रही हैं। अगर तो ये क्रॉनिक डिजीज है जैसा कि जेठमलानी साहब ने फरमाया, तो क्या इस दौरान, जितने दौरान से वो उनके गुरुकुल में थी, उस दौरान उन्होंने सही नहीं समझा? एक दफा भी उस दौरान उनकी नजर में नहीं आया कि वो लड़की किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है? शारीरिक और मानसिक दोनों। शारीरिक और मानसिक दोनों। इस दौरान कभी भी उनके जहन में या उनके गुरुकुल में ये बात सामने नहीं आई कि उस लड़की को ये खास किस्म की बीमारी है? पहली बात। इसी वजह से मैं जेठमलानी साहब के इस पर्टिकुलर दलील को बिल्कुल सिरे से निकालती हूँ कि ये बिल्कुल झूठी, बहुत ही ओछी, बहुत ही शर्मनाक किस्म की दलील है। दूसरी बात, ये पर्टिकुलर ग्राउंड जो इन्होंने इस वक्त उठाया है कि लड़की को क्रॉनिक डिजीज है, जब वो बेल लेने के लिए लोअर कोर्ट में गए थे, उनकी ये दलील उस वक्त कहाँ थी? क्योंकि आज जेठमलानी साहब आए हैं और इस वजह से वो एक नया पैंतरा लेकर आए हैं। मैं नहीं समझती कि कानून अंधा है और वो पहचान नहीं सकता कि कौन उसकी अजमत के साथ खिलवाड़ कर रहा है और कौन इन पेचीदगियों में
एक पीड़िता के साथ, उसके दर्द के साथ उसको और दर्द दिलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि आसाराम जिसने ये घिनौनी हरकत की है, बहुत ही जल्दी लोगों के सामने ये चीज कोर्ट में भी साबित हो जाएगी कि पीड़िता के साथ ये दुष्कर्म किया गया है। अभय वर्तक जी। दीपक जी, मैं माननीय वकील मैडम से कहना चाहता हूं, वो भी कानून मेरे से कई गुना अच्छी तरह से जानती है कि एक एफआईआर दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता भी यहाँ पे सामने, मैं उनकी भी भावना का कदर करता हूँ, लेकिन ये एफआईआर का मतलब आप आसाराम बापू ने ऐसा किया ही है, इस प्रकार से बात नहीं कह सकते। इस देश का कानून नहीं कह सकते? इस देश का कानून इस बात को कहता है। मैं आपको बता दूं कि कानून की एविडेंस लॉ में आप चले जाइए ना, उनकी बात भी सुन लीजिए। आप एविडेंस लॉ में क्योंकि पीड़िता ने कह दिया, एविडेंस लॉ में बहुत ही क्लियरली, एविडेंस लॉ में बहुत क्लियरली मेंशन है, सेक्शन 114A उठा के पढ़ लीजिए कि जहां कोई पीड़िता ऐसी बात करती है कि उसके साथ इस किस्म का दुष्कर्म हुआ है, वहां पे कोर्ट को मान लेना चाहिए कि उसके साथ हुआ है। कॉर्पोरेशन पे जाना बात की बात है। नहीं, मेरा कहना इतना है, समझ लीजिए 0.001% भी चांसेस है कि परम पूज्य आसाराम बापू जी निर्दोष है। और उस समय जब इस लोगों के सामने ध्यान में आएगा, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय, लोअर कोर्ट नहीं कर रहा, सर्वोच्च न्यायालय कह देगा कि इस देश के ये परम पूज्य आसाराम बापू पूर्णतः निर्दोष है, इनके ऊपर कीचड़ उछाला गया था, तब आपके स्टेटमेंट का क्या होगा? उस समय बापू जी को जो भी मानहानि हुई है वो कौन भर के देगा? ठीक है, मेरा कहना है ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। बस बापूजी जो जैसे बापूजी कानून के ऊपर नहीं है, वैसे मीडिया कोर्ट के ऊपर नहीं है, हमने सोचना चाहिए। आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं। जिस शख्स के ऊपर ये बहस छेड़ रही है, वो शख्स अपने आप को एक पब्लिक फिगर, एक बापू नहीं, बापू की उन्होंने 4 भगवान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, तभी ये मुद्दा इतना तूल पकड़ रहा है। सामान्य अगर करोड़ों लोगों ने उनका अनुभव लिया है कि सचमुच में बापूजी एक महान संत है, और उसके बाद एक लड़की के कहने पर सिर्फ एक एफआईआर के बाद पूरी दुनिया उनके ऊपर टूट पड़ती है। देखिए आसाराम बापू कितने घिनौने करतूत कर रहे, और कल जब देश का सर्वोच्च न्यायालय कह देगा जिस किस्म की दलील आपको वकील देने पर उतारू हो रहे हैं, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि आपके जो बापूजी हैं उनके पास अब कुछ नहीं बचा। और नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ, कानून के बारे में। आनंद पुरोहित जी कानून के बारे में क्या है? वो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं राजस्थान सरकार के, वो जोधपुर में केस लड़ रहे हैं। उनसे बड़ी और उनसे ज्यादा ऑथेंटिक बात कोई नहीं कह सकता। आनंद पुरोहित जी बताइए। जो एफआईआर हुई है वो इनिशियली स्टेज पे जो एक लड़की है, एक आप देखिए कि औरत के अंदर उसका कसौटी जो चुनौती है, उसके लिए उसका चरित्र होता है। एक बच्ची के लिए उसके भविष्य उसका चरित्र होता है। उसने खुल के पुलिस के सामने जाके ये कहा है। पुलिस ने डायरेक्ट एफआईआर नहीं की है, पहले औरत कांस्टेबल को, एनजीओ को बुला के उसके डिस्कस किया है, उसके बाद में उन्होंने एफआईआर की है, मेडिकल करवाया है। अब ये कह रहे हैं कि अगर बापू को सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष घोषित कर दिया है तो आप क्या करेंगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर बापू को अगर दोषी घोषित कर दिया तो ये बापू को मारेंगे क्या? नहीं, सचमुच मैं कहता हूँ कि बापूजी को अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया, जवाब दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ जा रहे हैं? अभी तो ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है। जवाब दीजिए। मैंने उनका जवाब दिया है, जवाब दिया है कि अगर बापूजी सुप्रीम कोर्ट में दोषी होते तो मैंने और भी चैनल में कहा है कि हम उनका पक्ष लेने में बिल्कुल नहीं आएंगे, मतलब उसमें आता ही नहीं है। आप चौराहे पर खड़े होकर माफी निषेध करेंगे, उनका निषेध करेंगे, ये भी बोलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे वकील साहब इमोशन की बात नहीं है, एक व्यक्ति की दोषी या निर्दोष की बात नहीं है। बहुत स्पष्ट है, कानून बहुत स्पष्ट है। एविडेंस एक्ट मैंने आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि खास तौर पर हमारे देश का जिस किस्म का समाज हमारा है, वहां पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सामने नहीं आते। जो केसेस सामने आते हैं उनमें मान लेना चाहिए प्रिजम्पशन शुड ऑलवेज बी टेकन इन फेवर ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स। मैं अभी आपको दीपक जी महाराज अभय वर्तक जी आनंद पुरोहित जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपके बात चलूंगा। आनंद पुरोहित जी, अभय वर्तक जी जो आसाराम जी की तरफ से सनातन धर्म संस्था के प्रवक्ता हैं, अपनी बात कह रहे हैं, क्या उनकी बात में कोई वजन है कानूनी तौर पर? जो वो सनातन धर्म के बारे में जानते हैं, कानून धर्म के बारे में नहीं जानते हैं। जो कानून के बारे में ये जानकारी ले गए ना,
तो ये बात कहना भूल जाएंगे और ये खुद भी अपने साथ आ जाएंगे आसाराम बापू दोषी है। क्योंकि जो अमेंडमेंट के बाद जो कानून सख्त बना है, जो जेठमलानी जी जिन्होंने आर्ग्यू किया था वो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने ये कानून पास किया है और उसी कानून के खिलाफ वो बहस करने आए कि ये कानून गलत है और इसको झूठा बसाया गया है। तो ऐसी बातें केवल चैनल पे आके अपने आप को सबसे बड़ा भक्त बताना, इससे कोई उनको लाभ मिलने वाला नहीं है। बात नहीं है जो जनता चरित्र के भक्त है। क्रॉनिक डिजीज की बात की है। क्रॉनिक डिजीज में थोड़ा सा भी गैप नहीं होता है और वो लड़की आपके गुरुकुल में कई देर से रह रही है, उस दौरान क्रॉनिक डिजीज किसी को नजर नहीं आई। आज जब उनका बेल का मसला उठता है, जेठमलानी साहब जाते हैं और बेतुकी जमीन लेकर आते हैं। कोई FIR उसके तहत हो जाए तो जिसके खिलाफ FIR उसको दोषी मान ही लिया जाए, उसमें किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, किसी क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है, उसको सजा हो ही जाएगी। भजनलाल का केस पढ़ ले आप पहले, नहीं ये बात करें। नहीं प्रश्न भजनलाल का केस पढ़ ले, क्योंकि आज भी दिल्ली के अखबारों में 2 केस है जिसमें बताया गया है, जज ने डांटा है कि जब से ये कानून बना है रेप के मामले अनेक फेक आ रहे हैं। आज भी मैं खबर पढ़ के आ रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कानून ऐसा हो जाए कि जिस कानून में किसी को FIR किया और दोषी मान लो, तो ये तो कानून माना ही नहीं जाएगा। फिर जितने FIR है तो फांसी में लटक जाएंगे। आपके आसाराम जी के यहाँ मेरे आसाराम नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें कि FIR के साथ ही उसको दोषी मान लिया जाए। एक मिनट आनंद पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद पुरोहित जी, क्रॉनिक का वो बोलने से कोई लाभ नहीं। दीपक जी ने मैच फिक्स कर लिया है। मेरा ये कहना है कितनी देर से अगर FIR स्टेज है अभी और FIR में पूरी ट्रायल होगी अभी तो नहीं यहाँ पे कानूनी बात है। आनंद पुरोहित जी सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। ये बार बार FIR की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बाकायदा आनंद पुरोहित जी बात सुनिए, सुन लेते हैं। दीपक जी, मैं सरकारी वकील से जरा पूछना चाहता हूँ। अगर तिवारी जी पूछेगा। एक मिनट आनंद जी, आप अपनी बात खत्म करिए। हाँ वकील साहब पूछिए। क्या सरकारी वकील जो अदालत में बोलता है उस पर डिफेंस नहीं होता है? क्या वही सत्य बोलता है? और आपने जो कह दिया वही सत्य है? सरकारी वकील देखिए, लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन, आप मेरी बात सुनना। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप वो देवता नहीं बल्कि उनके वकील है। आप सुनिए तो बात भी तो संयम से काम लीजिए। सरकारी वकील जो बोलता है रिकॉर्ड के आधार पे बोलता है। सुन लीजिए अवधेश जी बोल रहे तो उनको आप धमका रहे हैं। ये बोल रहे सरकारी वकील जो बोलता है वो रिकॉर्ड के आधार पे बोलता है वार्ता होनी चाहिए। और आप जो बोल रहे हो अपनी आस्था के हिसाब से बोल रहे हो। चरित्र की बात कर रहे हैं, आपके मीडिया चैनल के कितने रिकॉर्ड के अंदर उसका मेडिकल, उसका 164 का बयान, उसका 161 का बयान और उसकी मार्कशीट है। की बात कर रहे हैं, आपके मीडिया चैनल के कितने रिकॉर्ड के अंदर उसका मेडिकल, उसका 164 का बयान, उसका 161 का बयान और उसकी मार्कशीट है। आप इसमें बड़ी विडंबना देखिए। 70% मार्क्स डाली है और उसको साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब क्रिएट किया जा रहा है। तिवारी जी अपना काम ठीक कर रहे हैं, सुनना ही नहीं है। सुन लीजिए। आनंद पुरोहित जी को सुन लीजिए। आनंद जी पुरोहित जी को सुन लीजिए। आनंद पुरोहित जी है मैच फिक्स कर चुके हैं कि यहाँ हम लोग मान लेते हैं दीपक जी, आंचल आनंद, वसुंधरा जी और आनंद पुरोहित जी तो मैच फिक्स कर चुके हैं। दूसरे की बात नहीं करेंगे। अगर हम बीच की बात करें वही जो अवधेश कुमार करे वही सही है। न खाता न वही जो अवधेश कुमार जी करे वही सही। एक मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल यहाँ पर रविंदर अगर आप बीच की सत्य की बात करेंगे तो आप जवाब बन दीजिएगा। जाएंगे। मैं एक बहुत बेसिक सा सवाल रविंदर जी से भी पूछना चाहूंगी। देखिए, ट्रायल यहाँ पर आसाराम के खिलाफ हो रहा है, उस बच्चे के खिलाफ नहीं है। रेप के केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में कई लीगल आर्ग्यूमेंट्स ली जा सकती है, ली गई है आसाराम द्वारा, लेकिन अब ये जो चरित्र हनन किया गया है, क्या ये स्ट्रैटेजी के तहत नहीं किया गया है? अरे आसाराम बापू पे इतने बड़े आरोप लगे, इससे बड़ा चरित्र आरोप क्या लगेगा? नहीं, आसाराम बापू पे आरोप लगे हैं। नहीं, आसाराम बापू पे नहीं, आसाराम
आसाराम बापू की इज्जत का कोई महत्व नहीं है। नहीं, जांच नहीं होनी चाहिए, फांसी पे लटका दो गई, गलत बात है। देखो ऐसे नहीं, कमाल की बात है, आप बीच की बात है। आप अगर जो फिक्स करके आए कि नहीं, देखिए या तो आप लीगल बात करिए या तो उनकी प्रवक्ता बन के बात करिए। आप अधिवक्ता, वो भी नहीं, अधिवक्ता और भी लोग हैं। आप अरे आधे घंटे से वही बोल रहे हैं लोग। समस्या ये है कि जब से हम आए हैं हम तो पहली बार बोल रहे हैं, क्या बोला है पुलिस ने? मैं तो नारायण साईं की हल्ला ब्रिगेड है, इनका काम यही है कि आनंद वर्ता जी आप तो हल्ला ब्रिगेड है उनके, नारायण साईं के। 3 दिन तक खिलाफ होने, चौथे बोले तो सपोर्ट में हो गए, हम बोले तो 3 दिन खिलाफ होने, चौथे दिन सपोर्ट में हो गए। रविंदर कुमार जी, आप मुंह खोलते तो बोलते हैं आपकी बिल्कुल मैच फिक्स, पूरा देश देख रहा है कि मैच फिक्स है। अरे रविंदर जी से सवाल है, पहले वो होने दीजिए फिर आप पे आएंगे। देखिए जो सवाल है वो ये है कि अगर आशाराम ये डिफेंस लेते हैं कि लड़की मानसिक या शारीरिक रूप से उसको की बीमारी थी और वो मेरे पास इलाज करने के लिए आई थी, यही एक मोटा डिफेंस जो है राम जेठमलानी लेंगे। लेकिन आशाराम कोई चिकित्सक नहीं है, उनके पास कोई मान्यता प्राप्त कोई डिग्री नहीं है, और वो जो है स्वयंभू अगर चिकित्सक बन जाते हैं तो सीधा लगता है कि उनकी इंटेंशन लड़की को अपने आप बुलाने की थी, और इसका मतलब है कि उनके मन में उस लड़की को फंसाने या उसका दुरुपयोग करने की भावना थी। जहां तक ये वाली बात है कि रेप केस में जो नई बात आ रही है कि लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है, तो रेप केस में ये प्रिजम्पशन बिल्कुल ठीक है, जैसा कि अभी बताया गया कि प्रिजम्पशन में माना जाता है कि ये कुकृत्य हुआ है, लेकिन जो बर्डन ऑफ इनोसेंस है वो अक्यूज पे है। अक्यूज को सिद्ध करना है कि मैंने ऐसा बुरा काम नहीं किया है। तो कानून जो है अक्यूज को बहुत कम एक तरह से रास्ता देता है बचने का, क्योंकि जो नया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया है मार्च 2013 में, उसमें जैसे कि अभी बताया कि एविडेंस एक्ट के 114A में जो नई 114 में जो नई चीज जोड़ी गई है, उसमें ये हो गया है कि लड़की जो कहेगी वो आपको मानना पड़ेगा, और अगर आप पूरे रूप से तथ्यात्मक रूप से यानी एलिबाई में अगर आप अपने को सिद्ध नहीं कर सकते तो ये माना जाएगा कि लड़की सच कह रही है, और उसकी सच्चाई के आधार पर अदालत जो है फैसला करेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर लड़की कहती है कोई कि 12वीं मंजिल पे मेरे साथ रेप हुआ और पता चले कि उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल ही है, 12वीं मंजिल नहीं है, तो आदमी बच सकता है। लेकिन अगर लड़की ये कहती है कि मेरे पास 5वीं मंजिल पे रेप हुआ है, और जैसे कि राम जेठमलानी ने डिफेंस दिया वो ये है कि वो ये मानते हैं कि ये कुकृत्य हुआ है, अब इसको वो ये कहते हैं कि लड़की की इच्छा से हुआ या आशाराम की इच्छा से हुआ, ये उन्होंने एक सवाल को उलझाने की कोशिश किया, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें आशाराम को कोई फायदा नहीं मिलेगा। अवधेश कुमार जी बताइए ना, अब सुन लिया बलात्कार की परिभाषा, हाँ बलात्कार की परिभाषा, नया कानून क्या कहता है, थोड़ा पढ़ लिख, थोड़ा पढ़ लिखा करिए, इनसे ही फोन करके पूछ लेते, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं आशाराम के लिए। जेठमलानी जी के बायां दाहिना हाथ है, मैं इनको जानता हूँ। पहली बात यह है कि इनके बाकी वकालत से नहीं, पहले जो इन्होंने आर्गूमेंट दिया वो अत्यंत ही खतरनाक है। वो भारत की सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध है कि डॉक्टर केवल वही है जिसको इस पाश्चात्य प्रणाली के तहत सर्टिफिकेट दिया जाए। भारत में ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने कि बगैर अपनी साधना के बदौलत पर अनेक बीमारियों को ठीक किया है। आप नहीं कर सकते हैं। आप मान रहे हैं कि आसाराम बीमारियों को ठीक करते हैं? अच्छा आप बताइए, आसाराम बीमारियों को ठीक करते हैं, आप मानते हैं? आप मानते हैं? आप तो उनकी दवाई लेके आते हैं ना अवधेश कुमार जी, आप तो उनकी दवाई लेके आते हैं ना। मैं कुछ वहाँ से आयुर्वेद की औषधियाँ खरीद के लाता हूँ, वहाँ से मैं इलाज नहीं कराता हूँ। लेके आते हैं ना, लेके आते हैं। तो मतलब वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, मतलब वो डॉक्टर है, कमाल की बात है, मतलब वो डॉक्टर है, कोई भी आशाराम डॉक्टर है का इलाज कर सकता है। आप क्या कानून उसको इस बात की इजाजत देता है? क्या कानून उसको इस बात की इजाजत देता है? तो हम उस कानून का विरोध करते रहेंगे संपूर्ण जीवन। आप जेठमलानी आप अयोध्या हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश जाइए, हर संत इलाज करता है। मेरी बात सुनिए, अपनी बात दूसरी है। मेरी बात सुनिए, भारत को नष्ट करने की बात। यदि आप बताइए बताइए यदि आप जेठमलानी साहब की जो टिप्पणी है, जो जेठमलानी साहब की दलील है, चक्रवाणी जी अभी आप नए नए पीढ़ी के संत बने हैं, आप अगर दवाइयाँ और इलाज करने लगे तो क्या होगा? बात बता रहा हूँ आपको। आनंद पुरोहित जी बताइए, आनंद उनको भी जोड़ रहे हैं, के मनन साहब भी मैं ये कह रहा हूँ अवधेश जी से कि ये इतने जागरूक हैं, इतने एजाइल रूप से उनकी पैरवी कर रहे हैं
तो एक्यूज को एक डिफेंस विटनेस पेश करने का मौका मिलता है 313 में। बिल्कुल मिलता है। अगर ये इतने ही सच्चे हैं और इनका विश्वास इतना आशाराम में है तो इनको ये कहिए कि यहाँ आके एक डिफेंस विटनेस के अंदर इन विटनेस बॉक्स में आके बता दे कि आशाराम है वो चरित्रहीन नहीं है, वो इसके चरित्रवान है, वो राजा हरिश्चंद्र है। ये आके कहते ही इतनी हिम्मत है नेशनल टेलीविजन पे तो दे रहे हैं। मैं ये सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे सकता तो दीजिए, नेशनल टेलीविजन पर क्यों दे रहे हैं? बहाना मत बनाइए। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट के बजाय जो इलाज होते हैं वो बिल्कुल गलत ही है। किसी के मन स्थिति को कोई पहचान नहीं सकता है। आप सब छोड़ो, आपके दिमाग में जो भी बातें आ रही है पिछले 5-10 दिन से, आप सब आके यहाँ बता दीजिए डिफेंस में। चलिए बता दीजिए, चैलेंज है, डिफेंस में बता दीजिए। आप इतना चौड़े होके बोल रहे हैं जी, चुनौती देता हूँ, डिफेंस फिटनेस होके जाइए आप। आपके मैं चुनौती देता हूँ आपको। आपके चुनौती से अगर मैं उत्तेजित होने लगूं तो मैं जानता हूं कि मैं अपनी बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप कितनी भी चुनौती देंगे मेरे सामने उत्तेजित बराबर हो रहे हैं। मुझे सुनिए आनंद जी, मैंने ना आसाराम का पक्ष में उत्तेजित लग रहा है हमारे को शुरू से ही। नहीं तो क्या करूं, इतनी आवाज यहाँ है कि मैं अरे आप आसाराम मत कहिए, आप आसाराम जी कहिए, आप उनके पुजारी हैं। अपनी डेसिबल बढ़ानी पड़ती है, कई बार कहना पड़ता है कि जरा माइक का साउंड बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि हमारे बढ़ाइए आप अपनी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं आसाराम के न पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। उन्होंने अपराध किया है तो ये कोर्ट तय करे, उनको सजा मिले। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की मीडिया कोर्ट के समानांतर एक ट्रायल लगातार चलाती रहेगी? ये सीरियल चलता रहेगा? क्या हम एक वातावरण कोर्ट पर, पुलिस पर और एपीसी पर दबाव बनाए रखेंगे कि हम जो चाहते हैं जो उसी हिसाब से ट्रायल चले, उसके बराबर कानून के दायरे में मीडिया चल रही है? आज की स्थिति ऐसी है, मीडिया तय कर दिए जामीन मिलना है या नहीं मिलना है, फांसी मिलना है या नहीं मिलना है, मीडिया तय कर रही है। मैं चुनौती देता हूं कि कोर्ट के अंदर आसाराम एक एप्लीकेशन लगाएं। और अजय जी, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप इतने बड़े आसाराम के पक्षधर हैं तो जाइए। हम सबके खिलाफ आप हम सबके खिलाफ आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपको किसी का पक्षधर और विरोधी नहीं बताता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपका मत है, आप अपने मत रखने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको हम लोग अपने मत रखने के लिए स्वतंत्र। अजय जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, कानून का सहारा लीजिए, लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए और कहिए कि ये मीडिया ट्रायल हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद करिए इसको। मेरे पास इस देश में इससे बड़े काम है। आपके पास है ना, आशाराम को डिफेंड करना आपका काम है। दीपक चौरसिया के हुक्म पर चैलेंज तो हमें तो ऐसा लगता है कि चला जाऊंगा। अभय वर्मा जी, आप चले जाइए, चले जाइए। हम तो कहते हैं कि करोड़ों लोग चले जाएंगे बापू जी को समर्थन देने के लिए, वहाँ पे कोर्ट में जाके साक्षी बनेंगे, करोड़ों लोग बनेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। बात इस बात की, हम चाहते हैं करोड़ों लोग इस प्रकार से मीडिया मनन साहब भी आ गए हैं, दो मनन साहब आ गए, मनन साहब, राम जेठमलानी जी ने जो कहा है कि लड़की को एक क्रॉनिक सेक्सुअल, करिए सवाल करिए दीपक चौरसिया जी, पहले सवाल तो करिए। सवाल यही कर रहा हूं कि राम जेठमलानी जी ने ये कहा है कि लड़की को एक क्रॉनिक सेक्सुअल डिजीज है, जिसके बारे में आनंद पुरोहित जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी बताया, जिसका वो विरोध करेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लड़की मेंटली अनस्टेबल है। इन डिफेंस का सहारा आपने जब लोअर कोर्ट में आर्गुमेंट करे थे तब क्यों नहीं लिया? देखिए दीपक चौरसिया जी, ये जो कल से आप के चैनल के माध्यम से और बाकी चैनल्स के माध्यम से ये बात चल रही है, कल भी मैंने क्लैरिफाई कर दिया है और कल कोर्ट में भी कर दिया जाएगा। ये एग्जाम्पल लड़की की नहीं है कि इस लड़की को ये बीमारी है या ये लड़की पागल है, ऐसा नहीं है। उदाहरण दिए गए हैं, उसकी एग्जाम्पल को इंटरप्रेट गलत किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेठमलानी जी ने जिस तरह से कह रहे हो आप ऐसा कहा है। एक नंबर 2, मेरी जो आर्गुमेंट्स नीचे थी, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल के देखेंगे, बॉम्बे से निकला है, लोकल जितने अखबार है वहां से, अपना जोधपुर से निकले हैं, जो मेरी आर्गुमेंट्स थी बड़ी क्रिस्टल क्लियर थी और मेरा स्टैंड आज भी वही है। लेकिन मेरा कहना आपसे एक यही है कि साइमल्टेनियसली ट्रायल चलाना मीडिया के थ्रू ये अच्छी बात नहीं है। आप इंतजार करिए, कोर्ट में आप विश्वास रखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना काम कर रही है, उनको काम करने दो। साइमल्टेनियसली आप इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हो, ट्रायल भी चला रहे हो,
पता नहीं इस केस में ऐसा क्या मतलब खास है ऐसा। बाकी केसों में मैं इस ऐसे आपको 50 केस दे सकता हूं, उन पे आपकी कभी सर इस केस में खास ये है, कल ही आ जाओ, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस देता हूं, इतने बड़े सीओ का केस है। बलात्कार किया है, कोर्ट में जाके उसने स्टेटमेंट दिया है, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आसाराम बाबू का अरेस्ट हुआ है। एक मिनट ठीक है वसुंधरा। राम जेठमलानी साहब ने ये बात सरेआम न्यूज चैनल्स को कही है। तो मीडिया ट्रायल की जो सो कॉल्ड मीडिया ट्रायल की बात आप कर रहे हैं मन्नन साहब, इसको इनविटेशन राम जेठमलानी साहब ने खुद दिया है। उन्होंने सामाजिक तौर पर इस बात को कहा है और उन्होंने कहा है कि लड़की को क्रॉनिक डिजीज है। तो ये बात तो जेठमलानी जी को प्रोसिक्यूट करो, ये बात तो बजाय मेरे को सवाल पूछने का जेठमलानी को प्रोसिक्यूट करो। तो ये बात तो अपने आप में आपने मीडिया ट्रायल की बात की, मैं आपकी दलील के सामाजिक तौर पर ये बात कही है, लड़की का चरित्र किया है। तो आप वकील लड़की का चरित्र हनन करते जाइए और उसकी जिक्र तक न हो मीडिया में, ये बात मैं नहीं वसुंधरा जी, आसाराम का चरित्र हनन होता जाए और वो उसको आप मंजूर भगवान है, वो तो भगवान से सीधा संवाद करते हैं। भगवान से, अरे अभय वर्तक जी, वो तो भगवान से सीधा संवाद करते हैं। कहाँ है भगवान? भगवान से सीधा संवाद, भगवान से सीधा संवाद। 13 तारीख को राजस्थान में एक मिनिस्टर ने बलात्कार किया है, इंडिया न्यूज उस मिनिस्टर के पीछे क्यों नहीं पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ है, चिंता मत करिए, हमारी उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उस पर भी पढ़ेंगे। मनन साहब एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। अलग अलग तरह की मीडिया ट्रायल होती है, मनन साहब होता है तो नहीं होती। मनन साहब दूसरा किसी ने किया, इसका मतलब हम करें। मनन साहब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि गलत है तो ये बोले, म्यूट कराना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा। मनन साहब बस एक सवाल कि क्या आपके क्लाइंट ने लोअर कोर्ट में जब आप जमानत पर आर्ग्यू कर रहे थे ये बातें आपको बताई थी? ये पहली बार जेठमलानी साहब ने हाई कोर्ट में क्यों बोला कि क्रॉनिक सेक्सुअल डिजीज है? आई एम आंसरेबल टू यू, यू टेल मी, आई एम आंसरेबल टू यू। आप यहाँ पर बैठे ही आंसर देने के लिए, और किस लिए बैठे सर? आई एम आंसरेबल टू माई क्लाइंट, आई एम आंसरेबल टू द कोर्ट, नॉट आंसरेबल टू यू। हमने तो एक सवाल पूछा है। सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, आप जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो पत्रकार का काम है। अब सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे आप जैसे सीनियर वकील मनन साहब, आपके पास जवाबों की कमी कैसे हो सकती है? आप कोर्ट में खड़ी होंगी, देंगे जवाब आपको। नहीं, इनकी एनर्जी आप यहाँ एक मिनट आनंद पुरोहित जी, आनंद पुरोहित जी, अहमदाबाद में सील लगाया गया, सब झूठे बात कहते हैं तो आएंगे कैसे कोर्ट में? अच्छा, कभी कोर्ट में नहीं आएंगे मनन साहब, वो सिर्फ चैनल के ऊपर बात करेंगे, चैनल के ऊपर बात करेंगे। आनंद पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं। आनंद पुरोहित जी, दीपक जी आपने मेरा प्रश्न का उत्तर, आनंद पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं। पहले तो कहा गया बलात्कारी है। मिस्टर मनन की एनर्जी यहाँ एडजस्ट मत करिए, क्योंकि मनन साहब को कल यहाँ आके बहस करनी है, इसलिए इनको थोड़ा आप रिजर्व में रखें तो ठीक है, क्योंकि ही इज वेरी ब्रिलियंट लॉयर और इन्होंने जो पॉइंट उठाए थे वो उससे बिल्कुल बरक्कस इनको भी लगे थे। तो अब इनको ये कल अच्छा ब्रीफ करके लाएंगे जेठमलानी जी को, वी आर वेलकमिंग हिम। तो इनको कृपया आप नहीं छेड़े तो अच्छा है। अभी नहीं, हम छेड़ नहीं रहे सर, हम सवाल पूछ रहे हैं। मनन साहब इतने हमारे अजीज मित्र हैं, इतने सालों से आंचल आप छेड़ रहे हो उनको? नहीं, मनन साहब जवाब दे दीजिए। हमारे भी अजीज मित्र है वो, मनन साहब जवाब अजीज मित्र है वो, मनन साहब जवाब दे दीजिए। आप देखिए अपना जितने सवाल चाहे, सालों से आंचल आप छेड़ रहे हो उनको? नहीं, मनन साहब जवाब दे दीजिए। हमारे भी अजीज मित्र है वो, मनन साहब जवाब, अजीज मित्र है वो, मनन साहब जवाब दे दीजिए। आप देखिए अपना जितने सवाल चाहे, दीपक चौरसिया जी जितने सवाल करने आप करो, मैं एक एक का जवाब दूंगा। अच्छा, लेकिन इस ठीक है, मैं पूछता हूँ, सार्थक बनाओ एक लाइन ताकि पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान देखे। ठीक है, इस तरह से मत करो कि हर चीज पे एक बोल रहा दूसरा टोक रहा बीच में। साहब ये तो आपको किसी चीज की, ये सब आशाराम जी के चेले हैं जो टोक रहे हैं। ये सब आशाराम जी के चेले हैं, आपके क्लाइंट के चेले हैं। मैं क्या करूं इनका? ये तो आपके क्लाइंट के चेले हैं जो चीख रहे हैं। आप हंस रहे हैं, देखिए आपके क्लाइंट के चेले हैं। वसुंधरा जी, तो मनन जी सबसे पहला सवाल, क्या लड़की को क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज है या नहीं? आप आराम से बात करवाओ। मैं आपसे आराम से सवाल पूछ रहा हूँ, एक एक करके सवाल। मैं आपसे आराम से सवाल पूछ रहा हूँ। ये बताइए क्या लड़की को क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज है या नहीं? हाँ,
क्या एक मिनट वसुंधरा प्लीज प्लीज। बिल्कुल ऐसा ना, उस पे ऐसा हमने आरोप लगाया ना ऐसा कुछ है। मतलब उसको क्रॉनिक सेक्सुअल डिसीज नहीं है? नो, दिस इज रादर आई विल से प्लीज डोंट यूज दीज वर्ड्स बिकॉज मैंने नहीं, राम जेठमलानी साहब ने यूज किए हैं। और सीआरपीसी और 376 के लिए नहीं है सर। आप आनंद, अच्छा सरकारी वकील जी बैठे हैं, आनंद पुरोहित जी बताइए क्या ये कहा था राम जेठमलानी जी ने? आनंद पुरोहित जी बताइए। आर्ग्यूमेंट किया था उन्होंने, आर्ग्यूमेंट किया था। मनन पास ही उनको असिस्ट कर रहे थे। बता दीजिए मनन साहब, आर्ग्यूमेंट किया था, बताइए आर्ग्यूमेंट किया था वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, शायद इंटरप्रिटेशन में कहीं ना कहीं गलत। इतने बड़े वकील से इंटरप्रिटेशन में गलती। कल से ये जो बात चल रही है, ही वॉज गिविंग व्हाट यू आर टॉकिंग। आप सुनने को तैयार नहीं है। दीपक आज आपको क्या हो गया है? सर मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूं। आपको मैं ये बता रहा था कि वो ये एग्जाम्पल दे रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस ये है, उस चीज की इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं गलत हो रही है, उसको क्लैरिफाई कल कोर्ट में कर दिया जाएगा। आनंद पुरोहित जी क्या कहेंगे आप इस पर, मनन साहब के इस बयान पर? आनंद पुरोहित मेरे दोस्त हैं, ये भी वहीं खड़े थे, ये प्रोसिक्यूटर है रादर इस केस के। जी जी बोलिए। मनन से कल बात करेंगे इस संबंध में, अब आप मीडिया पे बात नहीं करेंगे। क्लैरिफिकेशन देंगे यानी कि आप अदालत में? हाँ वसुंधरा, मैं आपके पास आऊंगा, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मनन साहब कल अदालत में क्लैरिफिकेशन अच्छा देंगे? दूसरा सवाल मेरा मनन साहब। हाँ अभी आपने उनसे सवाल पूछा कि क्या लड़की को ये बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है? कल वहाँ बहस ही नहीं की है। मनन साहब ने कहा कि पता नहीं। मैं पूछना चाहूंगी कि अगर पुरोहित साहब कल इनसे कचहरी में ये सवाल करते हैं, पता नहीं व्हाट यू आर टॉकिंग, इस बात आई को सेड बोल नो। देंगे? तो क्या ये ऑन रिकॉर्ड बोल देंगे? उन्होंने कहा नो, उन्होंने नो कहा। ऑन रिकॉर्ड क्या देंगे? प्रोसिक्यूटर है क्या? मनन साहब एक सवाल और मेरा, क्या लड़की मानसिक रूप से बीमार है? अब दीपक जी सवाल वो पूछना जो कोर्ट में जो एडमिसिबल होंगे, पूछो जितने पूछने हैं। कि आपने आर्गुमेंट किया है कि लड़की मानसिक रूप से बीमार है, क्या वो मानसिक रूप से बीमार है? नहीं दीपक जी, एक मिनट आप प्लीज चुप रहे। आनंद मेहता जी मैं सीनियर लॉयर से बात कर रहा हूँ। इनका आर्ग्यूमेंट कहीं नहीं था। एक मैंने बिल्कुल नहीं कही, इनका आर्ग्यूमेंट कहीं नहीं था। गवाह है इस बात के। लेकिन राम जेठमलानी ने हमारे कैमरे पे कहा है कि लड़की मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, आप चाहे तो मैं उनकी बाइट सुना सकता हूँ। राम जेठमलानी ने हमारे कैमरे पर ये कहा है और आप चाहे तो मैं उनका इंटरव्यू सुना सकता हूँ। किसकी? हमारे कैमरे पर राम जेठमलानी ने ये कहा है, मैं आप चाहे तो मैं जेठमलानी ने कहा होगा, मेरी बात सुनिए आप, राम जेठमलानी ने कहा होगा, लेकिन मनन ने ये आर्ग्यूमेंट लोअर कोर्ट में भी नहीं किया और हाई कोर्ट में भी ये आर्ग्यूमेंट किया, तो उन्होंने सुना या नहीं सुना मुझे पता नहीं, क्योंकि वकीलों की बहुत भीड़ थी। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जेठमलानी साहब ने आर्ग्यूमेंट का किया है और जेठमलानी साहब ने मनन साहब बकायदा हमारे कैमरे पर इस बात को बोला है कि लड़की मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। नहीं, आपके कैमरे में नहीं, कोर्ट में भी किया था। कोर्ट में भी किया था। तो मनन साहब इसका जवाब दीजिए, क्या लड़की कोर्ट में भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट, क्या लड़की मानसिक तौर पर अस्वस्थ है? अच्छा दीपक सोलंकिया जी, मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। फॉर मी मैं कुछ और बता रहा हूँ कि आज मैं कल हेडलाइंस पे देख रहा था, कल बताना कि जेठमलानी ने तो मीडिया को भी पागल कहा है। तो आप जेठमलानी से पूछो ना, हमें क्यों सवाल पूछ रहे हो? नहीं, आप तो वकील है ना। एक मिनट, आप तो वकील है ना सर, ये बात तो उन्होंने कैमरे के सामने कही है। आप तो वकील है ना आसाराम जी के। मैं वकील हूँ, मैं अपने दायरे में हूँ, लेकिन मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। मनन को मत रगड़ो। अरे आप दोनों दोस्त हैं इसलिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन मनन साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मनन साहब लिबर्टी दीजिए मित्र कहने की। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राम जेठमलानी ने ये आर्ग्यू किया था कि लड़की मानसिक तौर पर अस्वस्थ है, हाँ या ना? ये आर्ग्यू किया था राम जेठमलानी ने कि नहीं? नहीं, ये नहीं किया था उन्होंने ये बताई थी स्थिति क्या क्या होती है, कभी किन क्या सर्कमस्टेंसेस। नहीं बोलोगे? अच्छा सुन लेते हैं राम जेठमलानी ने क्या कहा था। एक मिनट उनके ही मुंह से सुन लेते हैं मनन साहब। उसके बाद एक बात बता देना कि राम जेठमलानी ने जो कहा था वो झूठ था। सुन लीजिए आप।
राम जेठमलानी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। कल कोर्ट में, जोधपुर कोर्ट में क्या हुआ उनसे बात करते हैं। सर, जोधपुर कोर्ट में कल आसाराम की बेल की सुनवाई थी, आपने क्या दलीलें दी थी? आपका मैं अभी आपको दलील पूरा सुनाऊं जिसको, अगर आप थोड़ा सा बताओ। दलील क्या है? दलील वो देता हूं मैं जो मेरे जो क्लाइंट कहता है कि ये सच्ची बात है, उसके बारे में मैं दलील करता हूं। और दलील हमने किया है कि इसके लड़की के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इन्होंने न कभी मां को बोला, न बाप को बोला, न जिसी कुटिया में रहती थी उधर 10 शरीफ आदमी रहते थे, उसको कभी नहीं कहा। दूसरे दिन स्वामी सुबह को मिला, उसको नहीं कहा। आखिर बोलती है मैं 3-4 दिन के बाद उधर जब भी शाहजहांपुर में गई थी तभी उनको कहा था। और उसके बाद 5-6 दिन के बाद पुलिस रिपोर्ट किया है, वो भी दिल्ली में जाके किया है। कोई किसी बीमारी के बारे में भी आप बताएं। हाँ, वैसे में तो पुलिस ने लिखा है रिमांड एप्लीकेशन में कि हम इसके डिजीजेस का पूरा रास्टर निकाला है। तो उनसे पूछो, अभी तो मेरे को तो नहीं मिला है वो। मैं तभी कल कोर्ट को कहा है कि वो इसकी बीमारी क्या है। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी बीमारी है, कोई इसका दिमाग ठीक नहीं है। कोई आपने बताया कि पुरुषों के पास जाने की बीमारी ऐसी उसे बाबा नहीं है, तो आपको आप समझते नहीं है तकरीर का बातें। देखिए सर मनन साहब, उन्होंने कहा कोई बड़ी मानसिक बीमारी है। अरे भाई, फिर उन्हीं से आपने पूछ तो लिया, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? नहीं सर, आप वकील है ना उनके, आप आसाराम जी के वकील हैं, आप असिस्ट कर रहे हैं राम जेठमलानी जी को, इसलिए सवाल आपसे बनता है। अब दीपक जी, मेरी जान को बहुत मतलब अब समस्याएं आएंगी जिस समय में ड्यूरिंग दी ट्रायल। लेकिन अभी ऐसा कोई, आज तो जेठमलानी जी ने आपके बारे में भी कहा है कि मीडिया भी पागल हो गया। अब उनसे पूछो ना। नहीं सर, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप जेठमलानी जी को इस केस में असिस्ट कर रहे हैं। ये उनका आर्ग्यूमेंट है कि लड़की मानसिक तौर पर बीमार है, और ये पुलिस की रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो पुलिस की रिपोर्ट दिखाई जाए, उसको गंभीर मानसिक बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर सुना देता हूं जेठमलानी जी ने क्या कहा। सीरियस इसमें बहस करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, वो बच्ची का बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं जो टीवी पे नहीं डिस्कस करनी चाहिए। सर, मैं बहुत खेद के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मैं इस बात को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया हूं। ये जेठमलानी साहब के स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर जो इसको पब्लिक डोमेन में लाए हैं। प्लीज, मुझे पता है दीपक जी, यू आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन। दीपक जी, यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड मैन, आई नो यू। सर, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्लैरिफाई तो कर दीजिए इसको। आप बस मेरा ही क्रॉस करते रहे ना, कितने और बैठे उनसे कर लो। आदमी है दीपक जी, ध्यान रखना। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस इंसान है मन्नन साहब, मैं उनका बड़ा सम्मान और कदर करता हूँ। और मनन साहब, आपने बोली, खेद जताया हमारे साथ, उस पीड़िता के पिता लगातार जुड़े हुए हैं, आप उनके सामने खेद जताएंगे और अगर ये बात कही है अदालत में तो कहीं ना कहीं माफी आपको मांगनी चाहिए उनसे। हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए वो। आ जाना कोर्ट में, आपको ना आ जाना आप कोर्ट में, विटनेस बनना कोर्ट में। नहीं, आप धमका रहे हैं या माफी मांग रहे हैं जो बोला गया? हाँ, तो आओ ना, इतना डिफेंस में बोल रहे थे, आओ ना। नो, मैं किस बात की माफी मांगू आपसे? कौन है आप माफी मंगवाने वाली? नहीं, हम तो जाके स्टूडियो में बैठकर भाषण करते हैं। बोला कि जो बात जेठमलानी साहब ने कही है वो नहीं कहनी चाहिए थी। आपने ये बात अभी मनन साहब को बोली है। बिना बात से बोले जा रही है, बैठ कर स्टूडियो में भाषण लंबा, जस्ट टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं आके स्टूडियो। भाषा की मर्यादा कुछ ख्याल कीजिए मनन साहब, पीड़िता के पिता बैठे हुए हमारे साथ, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? सबकी डिफेंस ऐसा नहीं है कि जो वो लोग इस स्तर पर उतारू हो चुके हैं। सुनिए दीपक जी, ऐसा है, ये मेरी बहन को ये समझाओ कि जब टीवी पे बैठते हैं तो दुनिया बहुत सी सुनती है, अपने शब्दों का थोड़ा लगाम लगाएंगे। आपको भी सुन रही हैं। मनन साहब, मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल है क्योंकि मुझे शो क्लोज करना है। पीड़िता अब मेरे को सुन रही है, मैं को आज से नहीं सुना रहा हूँ, पिछले 30 साल से सुना रहा हूँ। नहीं, पीड़िता के पिता मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं अपना कर लूं काम, बहुत से क्लाइंट बैठे हुए हैं, पूछ लो अपने बंदों से। नहीं, मैं मानता हूँ, बैठी है, मैं 3 दिन से मैं है नहीं था यहाँ। मैं मानता हूँ, मैं सिर्फ आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या पीड़िता के, मुझे छोड़ दो अब, क्या पीड़िता के पिता से आप माफी मांगेंगे क्योंकि पब्लिक डोमेन में उसके चरित्र की बातें राम जेठमलानी जी के माध्यम से सामने आई हैं और आप ये कह रहे हैं वो तमाम बातें गलत? बात सुनिए दीपक जी, बात सुनिए, मेरी सुनिए दीपक जी, मेरी सुनिए आप।
मैं मुलजिम हूं इसके पिताजी का? आशाराम तो है ना जिसके आप वकील हैं। आशाराम तो है ना जिसके आप वकील हैं। तो फिर वकील आपके भी कल को कोई 19 हो जाती तो मैं आपका भी हूंगा। मैं कम से कम 2000 केस कर रहा हूं, किस से माफी मांगता घूमूंगा। कमाल कर दिया आपने। तो मतलब आप माफी नहीं मांगने का मांगेंगे? सवाल तब उठता है जब आप सामाजिक तौर पर एक वक्तव्य जारी करते हैं जहां आप लड़की का चरित्र हनन करते हैं, जहां आपको कोई मौका नहीं ऐसा मिलता। मैं कल दो केसों में मैं पेश हूंगा मुलजिम कंप्लेनेंट की तरफ से, डोंट वरी। जहां आपको मौका नहीं मिलता, एक तरफ आप कहते हैं लड़की नाबालिग है, नाबालिग की प्ली आप तब लिखते हैं क्योंकि आप कहना चाहते हैं कि लड़की मेजर थी और उसने कंसेंट दिया। नाबालिग की प्ली आपको पता ही कुछ नहीं केस का, बैठे ना FIR पढ़ी, जहां भाषण कर रही है बैठी। दीपक जी की तरफ से भाषण करने के लिए लोग आए हैं। आज आप चरित्र हनन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कहना चाहते हैं लड़की चरित्रहीन है। तो अगर आपने इस तरह नहीं फंसाया, उसको उस तरह फंसा लिया। मेरे ख्याल से आपको नाबालिग के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। दीपक जी इस तरह टीवी पे नहीं आऊंगा आपके, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं मनन साहब, हम इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ तो हम खुद खेद जताते हैं। मेरे को भी मेरी तैयारी करने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट, आप हमारे दोस्त हैं, ये महिला को किसने अधिकार दिया कि क्रॉस एग्जामिनेशन लॉयर्स का करेगी ये? चलिए मैं इस बहस को यहीं पे रोकता हूं क्योंकि हमारी कोई मंशा नहीं थी। हमें खेद है कि अगर इससे किसी की भावनाओं को भी ठेस पहुंची होगी। हमारी कोई मंशा नहीं थी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, लेकिन हकीकत ये भी है कि आशाराम जैसे लोगों के पक्ष में बोलने के लिए भी लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसे लोगों के लिए ये कहते हैं कि वो संत हैं, वो भगवान हैं, उनका भगवान से सीधा मिलाप होता है। और अगर भगवान से उनका मिलाप होता है तो भगवान आए, ओ माय गॉड, आशाराम को बचा ले।